हेलो एवरीवन, आई एम मुसाइद मलिक। और जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में लेक्चर नंबर 3 कवर किया था लिविंग वर्ल्ड का, उसमें हमने देखा था कि मेटाबॉलिज्म तक हम आ गए थे कि मेटाबॉलिज्म कैसे डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक लिविंग बीइंग का हो सकता है। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं लिविंग बीइंग को कंपेयर करने के लिए, उन सब के बारे में बात करेंगे और कंक्लूजन क्या आएगा, क्या मतलब जो प्रॉपर डेफिनेशन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कहेंगे तो वो क्या होगी, उसको हम एट द एंड ऑफ द लेक्चर बात करेंगे। और चलिए आज हम कैरी ऑन करते हैं। तो बेसिकली आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, एनसीईआरटी बेस्ड सब कुछ पढ़ रहे हैं हम लोग, 100% एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। तो देखिए, कोई भी ऑर्गेनिजम्स होता है तो वो किससे मिलकर बना होता है। हम आज थोड़ा और डिटेल में जाएंगे और थोड़ा डीप इनसाइड जा रहे हैं। जैसे कि हमने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है, सारे एटम्स मिलते हैं, एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स फिर कंपाउंड बनाते हैं। तो उसी तरीके से हमारे लिविंग वर्ल्ड में भी यही होता है, एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलकर मॉलिक्यूल्स मिलकर मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएंगे, और ऑर्गेनिल मिलकर फिर काफ़ी सारे ऑर्गेनिल जैसे क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स मिलके सेल्स बनाएंगे। ठीक है, सेल्स फिर टिश्यू बनाते हैं, हमने पढ़ा टिश्यू फिर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, और फिर एक ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन हो गया, कोई कैट हो गया, रेट हो गया, इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं। ये सारा इस फ्लो चार्ट में दिखा रखा है। ठीक है, तो एक बार के लिए मैं यहाँ से हट जाता हूँ अगर आप लोगों को देखना हो। ओके, तो अब बात आती है कोई ऑर्गेनिजम्स अपने इन्वायरमेंट में कैसे रिएक्ट करता है, क्या इरिटेबिलिटी होती है, क्या स्टिमुलस होता है, इस सब के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, होमियोस्टेसिस क्या होता है। देखिए, perhaps the most obvious and technically complicated feature of all living organisms is the ability to sense their surroundings, environments and respond to these environment stimuli which could be physical, chemical or biological। मतलब एक सबसे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का हो रहा है वो क्या है, मतलब कोई ऑर्गेनिजम्स अपने इन्वायरमेंट से कैसे रिएक्ट कर रहा है, कैसे केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल जो चेंजेस हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, उससे कैसे मतलब रिएक्ट करता है, इंटरेक्ट कैसे करता है, तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, वो सबसे मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फीचर माना गया है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। स्टिमुलस क्या होता है। स्टिमुलस कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज, इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में जो चेंज आता है उसको हम स्टिमुलस बोलते हैं। देखिए, एनीथिंग इन द इन्वायरमेंट इट कॉजेज एन ऑर्गेनिजम्स टू रिएक्ट। किसी ऑर्गेनिजम्स को कोई चीज़ रिएक्ट कराए तो वो उसके लिए स्टिमुलस हो गया, मतलब एक ऐसी रिएक्शन जो मतलब इनपुट दे दिया तो आउटपुट वहाँ से मिलेगा, उसको हम स्टिमुलस कहते हैं। और जो ऑर्गेनिजम्स उसके अगेंस्ट में रिएक्ट करता है उसे हम इरिटेबिलिटी कहते हैं। एबिलिटी ऑफ लिविंग और थिंग्स टू रिस्पॉन्ड स्टिमुलाई। ठीक है, प्लांट्स लीव्स हो गया, स्टेम्स हो गए या रूट्स हो गई, मतलब किसी भी लाइट के फैक्टर्स को रिस्पॉन्ड कर रही हैं, या वाटर स्कैर्सिटी हो गया तो मतलब लीव्स फोल्डिंग होने लगी, तो ये इरिटेबिलिटी होगी। होमियोस्टेसिस क्या होता है, हमारी बॉडी की वो सारी इंटरनल कंडीशंस, मतलब जो कंडीशंस बनी हुई है, जैसे हमारी सेल मेम्ब्रेन है तो उसका जैसे ये सेल होती है, इसकी अपर मेम्ब्रेन होती है, इस पर -70 वोल्ट का हमारा चार्ज होता है और ऐसे ही अंदर चार्ज होता है। तो मतलब या कोई भी जैसे कोई ह्यूमन बीइंग है तो उसकी सेल से तो मतलब डीएनए में बॉन्डिंग हुई भी है, तो मतलब सारी चीज़ें हो रही हैं, तो मतलब कुछ भी कंडीशन है वो सेम बनी रहे, उसको होमियोस्टेसिस बोलते हैं। और उसको बनाने की कोशिश में रखने के लिए भी होमियोस्टेसिस वर्ड का यूज़ होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्टिमुलाई ये दे रखे हैं यहाँ पर, प्रेशर हो गया, टच हो गया, मोशन हो गया, साउंड होगी, वाइब्रेशन होगी, कोल्ड इन्फ्रारेड इंडिविजुअल्स, मॉलिक्यूल्स हो गए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई। अब बात आती है, इसको पहले एक बार देख लीजिए क्योंकि फैन चलेगा तो फिर प्रॉब्लम आएगी आपको। वी सेंस अवर एनवायरनमेंट थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन, हम अपने हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उसके थ्रू हम अपने एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं। प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फैक्टर्स लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर एंड अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक पॉल्यूटेंट्स। प्लांट्स अपने मतलब फैक्टर्स जैसे कि वाटर, एयर, जितनी चीज़ें होंगी उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। All organisms from prokaryotes to more complex eukaryotes can sense and respond to environmental cues। अब देखिए, ऑर्गेनिजम्स दो टाइप की सेल से मिलकर बने होते हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रो मीन्स क्या होता है, प्रिमिटिव मतलब ओल्ड, और यू मीन्स न्यू और मतलब एडवांस। तो प्रोकैरियोट्स मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स जनरली होते हैं, और जो मतलब एक सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं। यूकैरियोट्स वेरियस मतलब थोड़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनके मतलब डिवीजन ऑफ लेबर होता है उनके ऑर्गेनल्स के बीच में। ठीक है, तो उस सबको हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, तो उसके लिए अभी हम जिक्र नहीं करते यहाँ पर। बाकी बात आती है फोटो पीरियड्स अफेक्ट्स दी सीजन। और ये फोटो पीरियड्स जो होता है वो सीजनल ब्रीडर जैसे हो गए,
प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इन सब में इफेक्ट करते हैं। सीजनल ब्रीडर क्या होते हैं? कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो पर्टिकुलर सीजन में रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिजम्स हैंडल्स केमिकल्स एंटरिंग देयर बॉडीज। अब सारे ऑर्गेनिजम्स उनके अंदर जो बॉडी में केमिकल्स आ रहे हैं जा रहे हैं उसको मतलब प्रॉपर्ली हैंडल करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं, ठीक है, कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स। हम कह सकते हैं सारे ऑर्गेनिजम्स अपने सराउंडिंग में जो भी हो रहा है उससे अवेयर होते हैं, जो लिविंग होंगे तो, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स इज द ओनली ऑर्गेनिजम्स हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, दैट इज सेल्फ कॉन्शियसनेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि इसमें ऐसा एक कंसेप्ट आ रहा है, मतलब कहने का क्या है कि सारे ऑर्गेनिजम्स तो अवेयर हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने सराउंडिंग के तो मतलब से अवेयर होते हैं, लेकिन अपने सेल्फ कॉन्शियसनेस भी इनके अंदर पाई जाती है। मतलब वो सोच सकते हैं, थिंक कर सकते हैं, वो सारी ऐसे मतलब इस लेवल तक का सोच सकते हैं जो कोई ऑर्गेनिजम्स नहीं सोच सकता, ठीक है। इसलिए ही और ह्यूमन बीइंग एक सफल प्राणी में से एक है, ठीक है सेल्फ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम्स द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसलिए कॉन्शियसनेस को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग्स हम कह सकते हैं, लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन आने वाला है, उसको हम आगे देखेंगे डिटेल में जब हम कोमा के पेशेंट की बात करेंगे या वायरस की बात करेंगे। What it comes to the human beings, it is all the more difficult to define the living state। देखिए अभी तक हमने बात किया कि कोई ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग का अवेयर हो, सारी चीज़ को रिस्पॉन्ड करता हो, लेकिन यहाँ पर एक कॉम्प्लिकेटेड फीचर और आ गया जो कि मतलब ह्यूमन बींग्स के अंदर है कि वो अपनी सेल्फ कॉन्शियसनेस है उनके अंदर, मतलब वो अपने एनवायरनमेंट से अवेयर रहते हैं, अपने आप की मतलब देखभाल करते हैं। ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, ये आपको फिर से बता रहा हूँ, 100% एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, और जो आउट ऑफ दी मतलब बॉक्स जो क्वेश्चंस आते हैं उसको भी हम कवर कर रहे हैं। दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। वी ऑब्जर्व पेशेंट लाइंग इन द कोमा हॉस्पिटल्स वर्चुअली सपोर्टेड बाय मशीन्स व्हिच विल रिप्लेस हार्ट्स एंड लंग्स। हमने अक्सर देखा होगा कि जो पेशेंट्स कोमा में होते हैं वो एक्चुअली ब्रेन डेड होते हैं, उनका मतलब पूरी बॉडी में सेल्स भी हैं, सब कुछ सेल्स लिविंग होती हैं, हम उनको न्यूट्रिएंट्स देते हैं, वो मतलब अपटेक करती हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस सारे होते हैं, लेकिन उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती, मतलब पूरी बॉडी आप सारे ऑर्गन्स मिलकर और सेल्स मिलकर एक प्रॉपर्ली कुछ फंक्शन नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो ऑर्गेनिजम्स मतलब ब्रेन डेड होता है। एंड द पेशेंट हैज़ नो सेल्फ कॉन्शियसनेस, उस पेशेंट में नो सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं हो सकती। क्या उस पेशेंट को हम लिविंग कहेंगे या नॉन लिविंग कहेंगे, ऐसा एनसीईआरटी ने भी पूछा और मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ। तो ये देखिए बहुत बड़े डिबेट की बात है, इसको हम 2 लाइन्स में नहीं खत्म कर सकते, ठीक है। आर सच पेशेंट्स हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ, जो हमारी नॉर्मल लाइफ में नहीं आते, तो इसलिए हम लोग लिविंग बीइंग की ऐसे तो हम अगर ऐसे चलेंगे तो फिर एक्सेप्शन नहीं बहुत सारे हो जाएंगे, तो इसलिए हम लिविंग बीइंग की प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पहुंच रहे हैं कि डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। जैसे कि अब यहाँ पर इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखिए। Properties of tissues are not present in the constituent cells but arise as a result of interaction among the constituent cells। मतलब देखिए सेल्स होती हैं, टिश्यूज होती हैं, जैसे कि मान लीजिए एक हमारा वोकल कॉर्ड है जिससे हम बोल रहे हैं, तो ये इसके अंदर जो सेल्स हैं ये प्रॉपर्टीज अगर आप कहेंगे कि उनकी है, ऑब्वियसली उनके डीएनए पर डिपेंड कर रही है, लेकिन क्या वो सारी सेल्स को हम अगर निकाल दें इंडिविजुअली तो वो सारी सेल्स क्या मतलब बोल पाएंगी? नहीं बोल पाएंगी, लेकिन एक ऑर्गेनिज्म बोल रहा है, तो मतलब ये इंटरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है लिविंग बीइंग के प्रोसेस में। सिमिलरली प्रॉपर्टीज ऑफ सेल ऑर्गेनिल्स, मतलब वो तो मैंने बोल दिया आपको, आप उसको देख लेना। द इंटरेक्शंस रिजल्ट्स इन इमर्जेंट प्रॉपर्टीज एट अ हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो मतलब जितने ऊपर हम लेवल पर जाएंगे तो इंटरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट करते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए। दिस फिनोमेना ट्रूज इन द हायरार्की ऑफ ऑर्गेनिजम कॉम्प्लेक्सिटी एट ऑल लेवल्स। तो ये बात हर जगह के लिए सही है। Therefore, we can say that living organisms are self-conscious, self-replicating, evolving, and self-regulating interactive systems capable of reproducing external stimuli। तो हमारे पास में मैच्योर डेफिनेशन क्या होगी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, या कोई भी ऑर्गेनिजम्स लिविंग है तो उसको क्या बोलेंगे? देखिए, we can say that living organisms are self-replicating। लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल्फ रेप्लिकेटिंग मतलब वो रिप्रोड्यूस कर सकें, इवॉल्विंग इवोल्यूशन के साथ साथ अपने आप में चेंज ला सकें, ठीक है। सेल्फ रेगुलेटिंग अपने आपकी बॉडी को मेंटेन कर पाएँ, ठीक है, होम्योस्टेसिस बना पाएँ, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अचीव कर पाएँ। इंटरेक्टिंग सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू
स्टिमुलाई, और कोई बाहर से जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई आ रहा है, कोई ऐसा केमिकल फैक्टर या कुछ भी मतलब रिएक्शंस हो रही है, तो उसको अपने इन्वायरमेंट से रिएक्ट कर पाएँ। ठीक है, बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अगर इसकी एक्चुअली क्या हो रहा है, मेरे बीच में रिकॉर्डर बंद हो गया था एक्चुअली, क्योंकि मैंने 1 मंथ हो गया था अभी तक कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था, क्योंकि काफ़ी सारे मतलब कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे ड्यूरिंग माई स्टडीज़, तो उसको मैंने रोक रखा था। तो मेरे काफ़ी सारे जो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं हाई एंड के, वो मतलब प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पा रहे थे। तो मैं नॉर्मली एक फ्री वर्जन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उसमें प्रॉब्लम आ रही है कि 10 मिनट से ज़्यादा का लेक्चर आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये मेरा 3rd टाइम है रिकॉर्ड करने का। तो बाकी आप सपोर्ट टीम से कॉन्टेक्ट होगा तो मतलब सारी चीज़ मैनेज कर लेंगी अगले दिन से। ठीक है, तो हम बात कहाँ पर कर रहे थे, एक्सटर्नल स्टिमुलाई। बॉडी इज दी बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ। अच्छा, हम यहाँ पर थे एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो कोई भी ऑर्गेनिजम्स अपने इन्वायरमेंट से रिएक्ट, उसको स्टिमुलाई, कोई भी अगर एक्सटर्नल स्टिमुलाई कोई भी रिएक्शंस आ रहा है, कोई मैसेज आ रहा है, तो उसको मतलब रिएक्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर अभी मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, स्नेक आ जाए और वो मेरे को मतलब अपना जो पॉइजन है उसको इंजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और मैं वहाँ से ना हटूँ, तो क्या होगा, श्योरली आई विल डाई। तो ये क्या होगा, अगर मैं इन्वायरमेंट से रिएक्ट करना पड़ेगा, मेरे को वहाँ से हटना पड़ेगा। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। तो बायोलॉजी जो है वो इवोल्यूशन की स्टोरी है हमारे लाइफ, हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अर्थ पर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है MCQ बनकर। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। ठीक है, all living organisms present, past and futures are linked together to one another by the sharing of the common genetic materials but of to varying degrees। ठीक है, अब जैसे कि पहले एम्स का क्वेश्चन पेपर अलग आता था, ठीक है, तो उसमें एजर्सन रीजन आते थे, तो ये दोनों एजर्सन स्टेटमेंट 1 बन जाता था, ये स्टेटमेंट 2 बन जाता था। इसमें क्या होता था, बायोलॉजी इज स्टोरी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब बायोलॉजी जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक्चुअली स्टोरी है। ठीक है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब इंटरलिंक्ड है और इन सब में कॉमन जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है जो कि कुछ डिग्री तक वराई करता है। इसकी वजह से मतलब वो सारे ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं। चलिए, आज की बात हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज के इस लेक्चर को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर से हम मूव ऑन करेंगे अपने नए लेक्चर नंबर 5 में। आगे लिविंग वर्ल्ड को जल्दी से फिनिश कर हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पर पहुँचेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़, हम फिज़िक्स केमिस्ट्री में भी एलिमेंट्री क्लासेस पहले स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री में तो डायरेक्टली हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम से स्टार्ट करेंगे और फिजिक्स में हम बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स के जो लेक्चर हैं 10 से 15 जो भी लेक्चर्स लगेंगे उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।